हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिड टर्म का एग्ज़ाम हो रहा है और 9th क्लास का कल एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो आपके एसएसटी के एग्ज़ाम में कुछ पैराग्राफ से क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप लोग पैराग्राफ ये देख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले आप लोग एक बार इस पैराग्राफ को देख के जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान में वन उत्पादकों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं है। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदाय द्वारा बंजारा आदि घुमंतु समुदाय के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिले हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकार नियंत्रण में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय कंपनियों व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादन के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदी से लग गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को आपराधिक कबीले कहा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। क्वेश्चन देखिए इसका, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय हिंदुस्तान में वन उत्पादकों के व्यापार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बंजारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कुछ आदिवासी समुदाय को क्या कहा जाने लगा था? तो क्या कहा जाने लगा था आपका? तो अपराधी कबीले कहा जाने लगा था। इसका राइट आंसर अपराधी कबीले हो जाएगा। कौन से आदिवासी समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे थे? तो कौन से आदिवासी समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे थे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा कोरावा, कराचा और येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, व्यापार से संबंधित किन्हीं दो वन उत्पादकों के उदाहरण दीजिए। वन उत्पादक के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका समुदाय के माध्यम हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग और कोई के हाथी दांत, ये सारे मसाले क्या है, व्यापार के सबूत हैं ये। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्टो बनाने वाले, घाड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूरी शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशनप्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटनों तक पहनने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। जोकोविन क्लब के सदस्य समाज के किस वर्ग के लोग शामिल थे? जोकोविन क्लब में समाज के किस वर्ग के लोग शामिल थे? तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। इसमें जूता बनाने वाले, पेस्टो बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्समिलियन रोबेस्पियर कौन था? तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर उनका नेता था। तो कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर उनका नेता था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। और जोकोविन क्लब के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे? जोकोविन क्लब के लोग, देखिए, जोकोविन क्लब के लोग लंबी पतलून पहनने का उन्होंने निर्णय लिया था। उसके बाद है, रोबेस्पियर ने फ्रांसीसी लोगों से समानता लाने के लिए क्या किया? उन्होंने क्या किया? देखिए, जोकोविच के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामदारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परत वर्ग, खासतौर से घुटनों तक पहनने वाले ब्रीचेस, घुटनों तक पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ, भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया से तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश को विभिन्न मात्रा में देखा जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत से किस वस्तुओं का व्यापार दूसरे देशों में किया जाता था? तो किस चीज़ का व्यापार किया जाता था? मसाले और मलमल का, यानी फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड है आपका, डैश और डैश की कहानियाँ भारत में किस देशों में पहुँचे? भारत से किस देशों में पहुँचे? तो रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ भारत से विभिन्न देशों में पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के स्थापत्य कला का प्रभाव हमारे देश में देखा जाता है? तो यूनान, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनान।
नेक्स्ट है आपका, गणित की कौन सी विद्या भारत भारत से संसार के दूसरे भागों में पहुंची थी? तो क्या थी? अंक और दशमलव प्रणाली। नेक्स्ट है आपका, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन टैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। बहुत अधिक अपर्दित व अखंडित पहाड़ियाँ हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। तो देखिए, काली मृदा वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा वाले क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? दक्कन टाइप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के शैल अग्नि क्यों है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसका राइट आंसर, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के किस किनारे पर स्थित हैं? तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ था? तो अग्नि शैलों के अपर्दन से काली मृदा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है आपका, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर। ये खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णावर्धा, प्राणहिता, माझा, वैनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसमें दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदावरी नदी की दो सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पूर्णा और वर्धा दो सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदावरी नदी बहकर किस में गिरती है? तो गोदावरी नदी किस में गिरती है? तो गोदावरी नदी खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद है, गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने की थी, ये लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। यह आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने वाले जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं, वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है और यह कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से अधिक नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही तथा एक दल के शासन जैसे अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं होती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। पहला क्वेश्चन है आपका, आदर्श लोकतंत्र किसे कहते हैं? आदर्श लोकतंत्र देखिए, आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, तभी वो आदर्श लोकतंत्र बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। राजशाही, तानाशाही, एक दल के शासन जैसी व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत रहती है। तो देखिए, इसका सही क्रम में सही से कैसे लिखेंगे? राजशाही, तानाशाही, एक दल के समान जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी लेने की जरूरत नहीं होती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा किसके कामकाज पर निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करता है? तो देखिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि उसके नागरिक के कामकाजों पर ज़्यादा नागरिकों के काज पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका है? लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका है? लोकतंत्र व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की भूमिका निभाना होता है। क्या होता है? लोकतंत्र व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, जिस तरह संविधान सभी ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए हैं, उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौरों से चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। 3 वर्ष में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव
हर शब्द और वहाँ कहीं कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कंस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से भी जाना जाता है। 12 खंडों मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए इस पर बहस के दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर थे। और संविधान बनाने में लगभग कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था। संविधान सभा में हुई चर्चा और प्रस्ताव को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा की बहसों को कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो इसको 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है, पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पालमपुर में एक वर्ष में किसान कितनी फसलें पैदा कर सकता है? तो पालमपुर में एक वर्ष में 3 फसलें पैदा कर सकता है। कितनी फसलें? 3 फसलें पैदा कर सकता है। बहुविधि फसल क्या होती है? बहुविधि फसल वो होती है जब, देखिए, बहुविधि फसल वो होती है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल कहा जाता है। वाक्य को ठीक कीजिए। सभी किसान 5 प्रमुख फसलें पैदा करते हैं। 5 प्रमुख फसलें नहीं पैदा करते, वो 3 फसलें पैदा करते हैं। एक वर्ष में कितनी फसलें पैदा करते हैं? एक से ज़्यादा। कई किसान पिछले 15 वर्षों से 3 फसलों के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका, डैश की फसल तीसरी फसल के रूप में पैदा की जाती है, यानी आलू की फसल तीसरे फसल के रूप में पैदा की जाती है। तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा की जाती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है, किशोर एक खेतीहर मजदूर है। ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। वह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जाते थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदा। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिससे वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तु को लेकर शाहपुर जाता है। हर महीने उसे परिवहन संबंधित कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। किशोर पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अब अधिक धन कमाने लगा था। किशोर की स्थायी पूंजी क्या थी? तो किशोर की स्थायी पूंजी क्या थी? किशोर की स्थायी पूंजी वो कृषि थी। ठीक है, इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ था? तो किशोर ने एक भैंस खरीदा था और उसका दूध बेचता था। उसके बाद वह भैंसा गाड़ी बना लिया था। उसने परिवहन का भी काम किया था और उसको हर महीने परिवहन संबंधित कोई ना कोई कार्य करना पड़ता था जिससे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी। क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर के अच्छी सड़कों से लाभ हुआ है? तो हाँ, पालमपुर के अच्छी सड़कों का किसको लाभ हुआ है? किशोर को लाभ हुआ है। नेक्स्ट है आपका, जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वह विकसित धनी देश है। वह अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करता है। उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। इन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल प्रयोग किया। उपरोक्त गद्यांश में जापान का संदर्भ क्यों लिया गया है? क्योंकि जापान क्या है? जापान जैसे मानव संसाधन ज़्यादा है, उनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वो सिर्फ अपने मानव संसाधन यानी मानव निर्मित संसाधन पर विश्वास करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन, जापान आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात किस लिए करता है? आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात क्यों करता है? वो अपने देश के लिए करता है। किसके लिए करता है? अपने देश के लिए करता है। वो अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का कुशल उपयोग क्यों आवश्यक है? संसाधनों का कुशल उपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया जा सकता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में निवेश किया जाना अत्यधिक आवश्यक है? तो किस में? शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका,
6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य और स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर एवं दोपहर के भोजन जैसी योजनाएं अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।